हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो मैं इस चैप्टर को आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में ये सारे टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये 20 टॉपिक्स है। तो इस टॉपिक्स को मैं तो पार्ट वाइज कवर करूंगा, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में बस 3 ही टॉपिक को कवर करूंगा। पहला टॉपिक होगा आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल, ठीक है। वेट एक सेकेंड। तो पहला टॉपिक होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल, फिर दूसरा होगा आयोनिक बॉन्ड और तीसरा होगा आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड फैक्टर और उसके प्रॉपर्टीज। तो इस 3 चीज को मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे केमिकल चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। तो इस टॉपिक को मैं हिंदी में समझाऊंगा। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो लोग को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा मैं क्योंकि हिंदी में समझाऊंगा। तो बाकी आप लोग का बुक में यही चीज समझाया हुआ अच्छे से, बुक को भी अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक जो हम लोग ने बोला था संयोजकता इलेक्ट्रॉन और अष्टक नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट रूल। मैंने इंग्लिश टर्म भी ब्रैकेट में दिया जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। तो देखिए पहला जैसे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन और अष्टक नियम। तो ये क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते किसको है? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंस सेल हम लोग जानते हैं कि परमाणु का सबसे बाहरी कोश होता है। क्या होता है? बाहरी कोश। जैसे आप लोग समझ लीजिए, आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं बाहरी कोश किसको बोलेंगे। जैसे आपके घर में सबसे बाहर का जो दरवाजा होता है ना, ठीक उसी तरह परमाणु में भी सबसे बाहर में एक सेल होता है, कोश। जैसे कि आप पिक्चर में मैंने दिखाया, सबसे बाहर में एक कक्ष होता है जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजकता कक्ष, ठीक ना। आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कोश जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ये सेल। तो सबसे बाहरी सेल को बोलते हैं हम लोग संयोजकता सेल। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी कक्ष में, यही हमारे रासायनिक आबंध माने केमिकल बॉन्ड्स बनाने में भाग लेता है। ये जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करता है। तो जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रही है, वैलेंस सेल्स ही हमारा केमिकल बॉन्डिंग में मदद करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिखाया भी है लिथियम का। लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 2 और 1 होगा। तो सबसे बाहर में कौन कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये उसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है कोश। प्रथम कक्ष में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाहर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो कक्ष दिख रहा है आप लोग को पूरा, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल या संयोजकता कोश। तो ऐसा करते समझ में आ गया होगा। अब बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप लोग को ये पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बोर-बरी रूल्स, ठीक ना, बोर-बरी रूल्स। तो कोश जो सेल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब वितरण क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को बांटा हुआ रहता है कि हर सेल में इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग लिखे 2n²। क्या लिखते हैं, 2n का स्क्वायर, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स माने कोशों की संख्या। तो यहाँ पर n की जगह देखिए हमारा पहला होता है के सेल, सबसे पहला सेल होता है n=1 जो लिखे हैं यहाँ पे, के सेल को बोलते हैं पहला सेल, जिसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और एल सेल में कितना होता है, एल हो गया हमारा सेकंड सेल, तो सेकंड सेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल हो गया एम सेल में होता है थर्ड नंबर में, तो उसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो होता है, 2 8 18 का पैटर्न चलता है। और ये आता कैसे, मैंने 2n² फॉर्मूला से। देखिए अगर हम लोग पहला सेल का फर्स्ट सेल लिखते हैं n=1, तो अगर 1 यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यही अगर मैं यहाँ 2 बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं यहाँ 2 बैठाऊंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 4 2 = 8। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा निकलता है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो एक चीज याद रखना है कि मैक्सिमम लिमिट जो होता है बाहरी कोश में, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें मैक्सिमम लिमिट होता है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक ना, आउटर मोस्ट सेल में। ये चीज आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है देखते हैं। इसको हम लोग द्विक नियम बोलते हैं, द्विक नियम बोलते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो अष्टक का नियम क्या है
परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके, मतलब किसी के साथ रिएक्ट ना कर पाए, स्टेबल हो सके मतलब, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट का नियम। मतलब वो कोई भी परमाणु जो अपना बाहरी कोश में, मतलब बाहरी कोश मतलब वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन होकर वो स्टेबल होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम में कौन कौन फॉलो करता है, उत्कृष्ट गैसेस जैसे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस को बोलते हैं, ये इनका अष्टक पहले से पूर्ण होता है। देखो नोबल गैस का जो अष्टक होता है वो पहले से पूर्ण होता है, मैंने उसके बाहरी कोश में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। जैसे नियोन का देख लेती है, नियोन होता है 10 और उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है 10, उसका कॉन्फिगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो पहला सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए उसके बाद लास्ट सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये पहले से 8 इलेक्ट्रॉन इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता इसलिए। तो ये ऑक्टेट का परफेक्ट एग्जांपल है नियोन, ठीक है। तो नियोन से स्टार्ट होता है, हीलियम में तो 2 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया ऑक्टेट में, ऑक्टेट नियम क्या है, मतलब ऑक्टेट नियम मतलब होता है सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द्विक नियम, जिसको डुएट रूल बोलते हैं। अब डुएट रूल क्या है, ये एक अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शंस, माने एकमात्र इसमें इसी में है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम इसके पास केवल एक कोश होता है, कितना होता है, के सेल होता है मात्र, और के सेल होता है तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक ना। अब तो अभी मैंने पढ़ा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सबको प्राप्त करना, उसको अष्टक नियम बोलते हैं। यहाँ डुएट रूल है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। तो हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन क्या कहता है, देखिए यहाँ मैंने बताया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है देखिए 2 आना चाहिए के सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन साझा या प्राप्त करके द्वीप पूर्ण करना करता है ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, किसी के साथ बॉन्डिंग करे, ठीक है, और अपना ये डुएट रूल को फॉलो करे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, मतलब ये जो खाली है तो ये साझा करना चाहता है किसी के साथ। तो अब ऐसे हीलियम है, हीलियम के बाहर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, नोबल गैस, क्योंकि इसके बाहर में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तो नोबल गैस के जैसा बिहेवियर करने लगा। तो हीलियम इसलिए ये क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसके क्योंकि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट वैलेंसी किसको बोलते हैं, देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं और बोलते किसको है वो समझते हैं। इतना बेसिक से मैं ले जा रहा हूँ टॉपिक का, जैसे सिलेबस में आप लोगों का। तो संयोजकता, तो वाइब्रेंटेड रेट जिसको बोलते हैं, परमाणु की संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है, जुड़ने का जो कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं इसको, संयोजकता। इस आप देखिए ये क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन का, ठीक है, तो कार्बन का एग्जांपल लिया, तो कार्बन में क्या है, 2 और 4 टोटल 6 होता है कार्बन का, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 होगा, मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका नियम क्या है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, इसका किस तरह से नियम, अगर 4 कार्बन तुलना कर रहे हैं, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोल रहा है अगर 4 के बराबर या 4 ही हो, मैंने ठीक ना, दूसरे भाषा में समझिए, मतलब 4 से छोटा, 4 से क्या हो, छोटा हो, या 4 के बराबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, संयोजकता उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में, वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। ये चीज समझ लेना, 4 हो या 4 से कम हो, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता। लेकिन अगर संयोजकता का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस होता है, वैलेंसी होता है, अगर 4 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 6 7 कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा आता है तो हम लोग 8 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उदाहरण दे, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना 7, बाहर में कितना होता है 7, ठीक है, तो 7 होता है तो इसका वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 - 7 में उसका वैलेंसी हो जाएगा 10। इस तरह से वैलेंसी निकाला जाता है। आप लोग इसको कन्वेक्टर मानते हो आपको होंगे, इसी तरह से आप लोग को अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो टोटली वैलेंसी निकाल, तो ये हो गया हमारा, जैसे सोडियम का वैलेंसी यहाँ बाहर में एक होता है, इसका वैलेंसी भी एक होता है, ये अपने को समझना है। तो वैलेंसी समझ में आ गया होगा, वैलेंसी क्या है, किसी परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता, किसी परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता को बोलते हैं संयोजकता, ठीक है। एग्जांपल से मैंने समझा दिया, तो नेक्स्ट समझ चलते हैं स्लाइड में। राइटिंग अतिक्रिया, केमिकल एक्टिविटी में क्या होता है, तो कैसे जुड़ता है, केमिकल एक्टिविटी में परमाणु आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपना अष्टक पूरा करना होगा। तो सबसे जुड़ने के लिए क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है, और हर परमाणु क्या करना चाहता है, स्थिरता चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, कि वो स्थिर रहे, बाहर 4 में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो स्थिर हो जाए, तो ये हर परमाणु चाहता है। तो परमाणु 3 तरीकों से अपना अष्टक पूरा करता है, मतलब अपना आयतन,
कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन 3 वेज। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन फोटो माने लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटा है। दूसरा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसको दे सकते हैं, और तीसरा शेयरिंग करके साझा करके। ये 3 प्रोसेस से करता है। तो इलेक्ट्रॉन छोटा कौन, तो धातु, धातु जिसके साथ जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर कितना होता है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, दान में दे देता है, छोड़ देता है। तो धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा पॉजिटिव होता है। तो कौन सा चार्ज में आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज में, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो ये सोडियम होगा क्लोरोसिन इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब यदि क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना कैसे गेन करना, अब देखो धातु इलेक्ट्रॉन क्या करवाना, क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन त्याग जाएगा, 1 2 या 3, वो क्या बताता है, इसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करे तो अपना क्या होता है, आपको में गेन कर लेता है। गेन करके क्या कर लेता है, ऑक्साइड अपना स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से आउटर मोस्ट में अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके गेन करता है, लॉस करता है धातु, गेन करता है आधातु। तीसरा है साझा करके, है ना, पेयर आपस में बात elements like carbon, elements of the like carbon pairs of electrons to which है। अब कार्बन जैसे एलिमेंट होते हैं, वो क्या थोड़ा में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और आप 8 तक पहुंचते हैं, साझा करके 8 तक पहुंचते हैं। तो कार्बन हो गया ऐसा, कार्बन इस तरह के जो परमाणु को क्या करते हैं, जोड़ों में साझा करते हैं और जोड़ा में करते हैं, जोड़ा में साझा करते हैं 8 तक पहुंचने में। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखना, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, ये गोल्डन रूल है, याद रखना। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स है काम के लिए। हाइड्रोजन हीलियम एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन में ये सबका एटॉमिक नंबर 1 2 6 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट में होता है, 1 में 2 होता है, कार्बन में 4 होता है, 6 होता है, न्यूट्रॉन में 8 होता है। अब देखिए इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहे हैं, ये 1 रहेगा, 4 से छोटा रहेगा तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब यहाँ पे 2, ठीक है, इसका बैलेंस क्या है 2, तो इसका बैलेंस 0 है, तो इसका बैलेंस 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब 4 है, कार्बन का क्या है, 4 से बराबर है, 4 से छोटा 4 से 4 बैलेंस होगा। अब ये 6 है, जब 4 से बड़ा होगा तो क्या करना, 8 से घटा दो, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो इसका बैलेंस होगा। अब ये 8 9 का 8 है, मतलब स्टेबल है, तो इसको जरूरत नहीं है। तो जो हीलियम और नियॉन जो संयोजकता होता है वो हमेशा 0 होता है, तो नियॉन का संयोजकता होता है 0 क्यों है, क्योंकि उनका जो कोर्स है पूरा है, पूरा मैंने फुल है। अब जब कोर्स पूरा फुल है तो वो क्या हो गया, नॉर्मल, इसलिए ये सबका बैलेंस क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, समझना। अब आइसोटॉप और आइसोबार, है ना, ये कौन आता है, समस्थानिक जिसको बोलते हैं और समभारित बोलता है आइसोबार। ये होता क्या है, आइसोटॉप समस्थान, आइसोटॉप में होता है समान परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, और इसका जो मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास, लेकिन और में याद रखना, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास और आइसोटॉप, तो ये चीज याद रखना है समस्थानिक। अब समभारित मतलब आइसोबार मतलब इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होता है, लेकिन मास क्या होता है, सेम होता है, इसका ऑपोजिट आइसोटॉप का ऑपोजिट आइसोबार। एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, पर मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। ये चीज हम लोग को याद रखना है। ध्यान से टेबल पर मैंने समझा था, नेक्स्ट करते हैं और हम लोग करने कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल आयनिक बनना क्या लगेगा, तो आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी के बारे में समझते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या है, तो परमाणु बॉन्ड क्यों बनाते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि जो परमाणु है वो बॉन्ड मतलब बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड है क्या, तो जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है, पूरी तरह से स्थानांतरित कर देता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है तो भी वो क्या कराता है, आयनिक बंध बनाता है। कौन बनाता है आयनिक बंध, तो धातु और अधातु, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो NaCO, सबसे अच्छा सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग नॉर्मल नमक होता है, नमक, ठीक है, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है, तो
ये समझ के बॉन्ड चाहिए तो धारा नहीं है, तो अलग अलग ये क्या होता है, तो दो अलग अलग चार्जेस होता है आयन प्लस और माइनस, आयनों के बीच क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि दो आयनों के बीच में लगता है। वो आयन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना, आकर्षण फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये क्या करता है, दोनों को बांध के रखता है, इसका कोई दिशा नहीं होता, ये चीज याद रखना, इसका कोई दिशा नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और ये तीन बात याद रखना, पहला बात है कि इसमें जो आयनों के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एट्रैक्शन फोर्स इसको बोलते हैं। और दूसरा एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, और तीसरा यह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हर परमाणु अपने बाहरी कक्ष में क्या जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, या तो प्राप्त करना चाहते हैं, या आप क्या बनना चाहते हैं, नोबेल देखना चाहते हैं। पार्ट है तो दूसरा न्यूटन ऊर्जा, अच्छा न्यूटन मिनिमम एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी में बंद बनाने और अपनी ऊर्जा कम होती है, बंद जो बनाते हैं, बॉन्ड जो बनाते हैं, बॉन्ड सिस्टम में ऊर्जा कम होता है। तो याद रखना, एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एनर्जी ऊर्जा घटेगा तो स्थिरता बढ़ेगा, ये चीज याद रखना, ऊर्जा घटेगा तो स्थिरता बढ़ेगा। तो यहाँ पे पिक्चर में बताया, ऊर्जा घट रहा है तो स्थिरता क्या बढ़ेगी, ये लाइन पे स्टेबल होगा, जीरो पे स्टेबल होगा। तो ये चीज माइनस एक रखना। हम समझते हैं, जैसे एक परमाणु हम बताया अभी मैंने, आयनिक बंध क्या है, तो आयनिक बंध में एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण क्या कहलाता है, कंप्लीट ट्रांसफर कहलाता है आयनिक, जो कि मैंने अभी इस स्लाइड में बताया। ये होता है धातु और धातु के बीच में, ठीक ना, धातु और धातु के बीच में होता है। क्योंकि तीन की पॉइंट मैंने बताया कि धातु और धातु के बीच में बनता है, जिससे वह कोई भौतिक धागा नहीं है, बल्कि विपरीत आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा बताया कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसका कोई दिशा नहीं होता, तीन से ज्यादा और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैसे एनएचएल का मैंने उदाहरण दिया, सबसे अच्छा उदाहरण था। तो हम समझते हैं कि एनएचएल का कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और स्टेबल बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सोडियम एक परमाणु लिया, क्लोरीन एक परमाणु लिया, सोडियम में सबसे बाहरी कक्षीय लेकर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, काम करेगा, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन में बहुत ऊर्जा खर्च, तो कम ऊर्जा खर्च करना, अभी मैंने बताया ऊर्जा कम स्टेबिलिटी ज्यादा, ये कम ऊर्जा खर्च करके इसको लगेगा और स्टेबल होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान दे देता है, अब क्लोरीन क्या करता है, उसको ग्रहण कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ग्रहण कर देता है, प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, और जैसे ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम बन जाता है धनायन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और क्लोरीन बन जाता है ऋणायन, जिसको एनायन बोलते हैं, और ये एक आपस में बॉन्ड में बन जाता है। तो ये जो ऑरेंज कलर है, ये हो गया हमारा क्लोरीन, और ये हो गया हमारा ग्रीन कलर सोडियम। तो इस तरह से इसी तरह से हमारा बन जाता है। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस आपस में जोड़कर क्या बनाते हैं, NaCl क्रिस्टल बनाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन वाला ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये चीज याद रखना है, जिसमें एनर्जी कम लॉस हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आयनिक बंध के लिए आवश्यक शर्तें। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है आयनिक बंध के लिए, जो मैंने बताया, देखिए आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आई शॉर्ट में बोलते हैं आयनाइजेशन ऊर्जा, ठीक है। तो आयनाइजेशन ऊर्जा हम लोग देखते क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और वैसे ऋणात्मक का अंतर मैंने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, तो ये तीन चीज तो समझना। आयनाइजेशन एनर्जी में तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, निम्न आयनन ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं निम्न आयनन ऊर्जा। तो धातु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हो सके ना। धातु का आयनाइजेशन का एनर्जी होता है वो कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आसानी से ताकि इलेक्ट्रॉन छोड़ पाए। और दूसरा, अगर धातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, तो धातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, धातु को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है, ज्यादा वो निकाल नहीं पाएगा, इसलिए धातु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए। लेकिन धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है ना। और दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसलिए मैंने लो का साइन कम होना। अब उच्च इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या स्वीकार कर सके, यानी अधातु का इलेक्ट्रॉन लेने में सुविधा हो। इसीलिए इसका जो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बंधुता को हाई होना चाहिए। वैसे मिलेगा अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय अधिक ऊर्जा निकलनी चाहिए। जब अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा उसका क्या होगा, अधिक निकलेगा, यहाँ ऊर्जा अधिक निकलेगा। ठीक है। तीसरा, तो ये दो तत्व अच्छे से आते हैं, आयनन बंध बनेगा तभी। ठीक है। अब ये दो काम नहीं होगा तो परमाणु क्या होगा, तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते, आयनन एनर्जी कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा नहीं होगा, तब तीसरा रास्ता अपनाएगा या दूसरा रास्ता अपनाएगा। अब वो अपनाएगा साइंस सर्टिफिकेट बनना दोनों पढ़नी है। ठीक है। करते हैं मैं जहाँ पे साझा करता हूँ, जब ये काम नहीं करेगा तब हम क्या करें, साझा करें, ये पढ़ेंगे। अब ऐसे तो नाम अंतर यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई ग्रेटर देन 1.9, दोनों परमाणु के बीच अंतर बड़ा होना चाहिए। अब दो परमाणु जो है इसका वैद्युत व्यापक अंतर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा क्या करेगा, छोड़ेगा, ऐसा होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समय समझते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी। दूसरा लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी के बारे में समझते हैं। जब एक मोल गैस या आयन आपस में जुड़कर एक ठोस आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, एक मोल गैस या आयन आपस में जुड़कर एक ठोस आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या हमें देखिए लैटिस एनर्जी। क्या कौन सा एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी। और हाई लैटिस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाई लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एक्टिविटी भी ज्यादा होगा। लेकिन समझ रहे हैं कि जिसका अधिक ज्यादा ऊर्जा मतलब लैटिस एनर्जी या आयनिक ठोस को टूटने से बचाता है, कोई आयनिक ठोस होता है उसको टूटने से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट लैटिस एनर्जी, तो क्या लैटिस एनर्जी, तो देखते हैं यहाँ पे आयनों का आवेश दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और आयनों का आकार। ये डायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। आयनों का जो आवेश होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्ट होता है, और आयनों का जो साइज होता है, साइज होता है वो इनवर्सली। तो वही लैटिस एनर्जी का रूल है। लैटिस एनर्जी का रूल क्या है, तो यहाँ पे एलयू आवेश जितना अधिक होगा, अगर आवेश जितना अधिक होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आवेश है प्लस माइनस होता है, आवेश जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया एनजीए, तो मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -, और एनएसीएल में +1 होता है, -1 होता है। लैटिस एनर्जी होगा यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एनर्जी क्या होगा। अब आयनों का आकार, साइज के अनुसार क्या इनवर्सली को होता है। आयनों का आकार जितना छोटा होगा वो उतने करीब आएंगे और ज्यादा उतनी अधिक। ठीक है। तो मतलब आयनों का आकार जितना छोटा होगा वो उतना पास आएगा और लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो एग्जांपल देखिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम प्लस आयन का आकार सबसे छोटा है, करेंगे और क्लोरीन का सबसे छोटा होता है। जो सबसे छोटा आकार का उसका लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होता है। आकार में छोटा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आकार बता रहा है और ये लैटिस एनर्जी, आकार में छोटा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। यहाँ मैंने पिक्चर में बताया आकार में तो रेडियस है आयनिक साइज। तो ऐसा करके समझ में आ गया होगा आयनों का आकार और लैटिस एनर्जी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट फंगस के यूज क्या है, फंगस का मीन क्या है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, कोई भी बॉन्ड होते 100% का आयनिक नहीं है। तो नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। जब एक घन आयन किसी ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन बादल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचकर विपरीत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, इसे ध्रुवीकरण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। क्योंकि वो क्यों होता है, ये ऐसा 100% आयनिक नहीं होता, क्यों होता है, यही कारण है कि हमने जो सुना है ना, एनएचसीएल 100% आयनिक नहीं होता, एनएचसीएल भी 100% आयनिक नहीं होता। क्यों, इसे थोड़ा संयोजक या कोवैलेंट ग्रुप होता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब एक धनायन के इलेक्ट्रॉन तो अपना खींचता है तो वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। और इससे क्या विकृत होकर ध्रुवीकरण कहाँ चला जाता है, पोलराइजेशन में चला जाता है। ध्रुवीकरण के कारण क्या होता है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण आ जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ध्रुवीकरण में क्या जाता है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण देखने मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड देखने मिलता है। इसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड देखने मिलता है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन के कारण देखने। तो मैं समझ था फंगस फंगस यही याद रखना, कोई भी 100% आयनिक नहीं होता, लेकिन फंगस होता है। बेटा समझ में कैसे, बेटा किसी गुब्बारे को अपनी तरफ खींचते हैं तो इसका आकार क्या बदल जाता है, तो वैसे कैटायन आयन के इलेक्ट्रॉन बादल को खींच लेता है, साउथ की तरफ खींच लेता है। और इसे आपको दिखाया है, खींचने में तो उसका आकार क्या होता है, क्यों हो जाता है। तो नेक्स्ट समझ सकते हो सहसंयोजक लक्षण वर्सेस कोवैलेंट वर्सेस आयनिक लक्षण। उन्होंने क्या है, प्योर आयन टू हाई कोवैलेंट, क्या सहसंयोजक लक्षण बनते
तो कैटायन साइड जो होता है सैचुरेशन में छोटा होता है, इसमें हाई फ्लोरीन पावर होता है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है, और आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, कैटायन साइड बड़ा होता है। एनायन साइड इसमें बड़ा होता है, इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है ना, पोलराइजेशन इसमें ज्यादा होता है, इजीली एनायन होता है तो छोटा होता है। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। चार्ज क्या होता है, इसमें हाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें लो चार्ज होता है, इसमें लो चार्ज। एग्जाम्पल AlCl3 और कोवेलेंट फैक्टर डोमिनेंट और NH4 हाई आयनिक होता है। आयनिक यौगिकों अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, परिणाम का जिसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अत्यंत उच्च होता है, वेरी हाई होता है। आयनिक यौगिक का जो होता है परिणाम का होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आयनिक बंधन में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा ऊर्जा को तोड़ने के लिए अत्यधिक उष्मा का आवश्यकता होता है, लेकिन एनर्जी को तोड़ने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा का, इस मजबूत जाल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा उष्मा लगता है। तो उदाहरण के लिए NaCl, तो NaCl का क्या होता है, गलनांक लगभग 8 से होता है, NaCl का गलनांक होता है 8 से 0 होता है। जैसे पानी को 0 डिग्री सी में ही क्या हो जाता है, जल जाता है, 0 डिग्री सी में वापस जल जाता है, ठीक है, निवास वो ये टाइप का दूसरा गुण देखिए क्या है, ये बड़ी अवस्था बताती है, ये ठोस अवस्था में तो सुचालक होता है, आयनिक स्थिति में बंधा होता है, और गलित होता है देखा तो सुचालक होता है, कुछ कंडक्टर ये बोलते हैं, जो नमक होता है वो आपको ठोस होता है, तो उसमें देखिएगा करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर गलित अवस्था में नमक होता है तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इसलिए उसको सुचालक बोलते हैं। आयन का होता है मुक्त होकर चलने लगता है, लेकिन इसमें लॉक रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, सुचालक। नेक्स्ट देखिए बोला ये बात, इसको मैंने दिया क्योंकि लास्ट में काम कराने में काम आएगा, के लिए से अच्छे से मदद मिलेगा। तो यहाँ पे हम मौका खत्म होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, काफी तो ऐसे पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे अच्छे से, पार्ट कवर करूंगा। तो जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे थे, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो ला सकता हूँ आप लोगों के लिए, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहुंचता है। तो तब तक ये टाटा, बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में।